संसाधन, विकास और उपयोग। विकास और उपयोग। बाबू पॉलिटिकल जो पढ़े घर पे जाकर के, पढ़े ही होगे शायद रात में, क्योंकि तुमको पता है कि तुम्हारा टेस्ट भी है, तो हमको लगता है मेरे ख्याल से पढ़ना चाहिए। हिंदी का अगर क्वेश्चन, अपने प्रधानाध्यापक को एक पत्र लिखे 4 दिन की छुट्टी के संबंध में। आवेदन पत्र, क्वेश्चन पूछा है। सोच लो कितना निम्न स्तर पे तुम्हारा जज करता है वो, कि मैंने ये लोग वो भी नहीं जानता होगा, तभी ऐसा सा क्वेश्चन दिया बाबू। ये सब सवाल जवाब। होली पर निबंध लिखे, होली आ रहा है, होली पे निबंध, समझे ना। महाशिवरात्रि तो महाशिवरात्रि पे लिखे। इतिहास कौन नहीं जानता, हमको लगता है सब जानते होंगे, है ना। यही सब चीज रहता है एग्जाम में, सब ध्यान रखना है। खैर, संसाधन ये जो चैप्टर है, इसको ये अलग अलग खंड में है। पहला इकाई जब हम लोग पढ़ेंगे ना, देखो किताब अपना ऐसा ओपन करो बाबू, किताब ओपन करो, किताब ओपन कर लो पहले। और किताब में तुम देखोगे इंडेक्स में, एकदम शुरुआत में इंडेक्स में देखोगे तो वो अलग अलग खंड में पहला ही चैप्टर है वो संसाधन है। और फिर संसाधन के प्रकार है, जैसे कि एक होगा आपका जल संसाधन, फिर वन होगा, जिसमें वानिकी वगैरह का जिक्र होगा। ऐसे करते हुए 4 या 5 जिक्र है, 4-5 गो संसाधन का नाम होगा। देख रहे हैं क्या, दिख रहा है ना। उन 4-5 तो हम लोग देखो कैसे पढ़ने वाले हैं। चैप्टर नंबर 1, जैसे अगर किताब में आप देख रहे हैं कि 1 के सामने लिखा हुआ है क्या, संसाधन, विकास और उपयोग। 2 नंबर पे लिखा हुआ भूमि और मृदा, उसके बाद जल संसाधन, उसके बाद वन, देन खनिज, उसके बाद ऊर्जा। हम लोग वैसे नहीं पढ़ेंगे। संसाधन, विकास और उपयोग में जो सबसे पहला है, ये मेरा का है सेक्शन, अध्याय 1 का, समझ गए ना। फिर अध्याय 1 का ख सेक्शन पढ़ेंगे। खा में कौन हो जाएगा, भूमि और मृदा संसाधन। उसके बाद फिर हम लोग पढ़ेंगे अध्याय 1 का ही ग नंबर सेक्शन, समझ गए ना। इस तरह से करते हुए हम लोग 6 चैप्टर तैयार करेंगे, और इन 6 चैप्टर्स को आपस में मिलाकर हम बोलेंगे अध्याय 1। और जब हम आपका टेस्ट लेंगे तो हम बोलेंगे कि अध्याय 1 का टेस्ट है। तो अध्याय 1 का मतलब संसाधन के जितने भी प्रारूप हैं सबका होगा, मिट्टी, पानी, खनिज, सब जो है सब। पल्ले पड़ा बात, टॉपिक समझ में आ गया ना। देखो एग्जाम तैयारी से पहले ना बाबू, ये जो चीज है, जो सिलेबस को पकड़ना होता है ना, ये सबसे जरूरी है। एनसीईआरटी में ऐसे है, जैसे ये जो आपका लिखा हुआ ये भारतीय भवन में, एनसीईआरटी में ऐसे नहीं, एनसीईआरटी में ऐसे है जैसे हम आपको बता रहे हैं। अध्याय का नाम है प्राकृतिक संसाधन। नाम क्या दे दिया है, प्राकृतिक संसाधन। और उस प्राकृतिक संसाधन में संसाधन, विकास और उपयोग, उसका जिक्र शुरू हो गया, पहला वाला। समझ में आ रहा है बात। चलो जिक्र हम भी शुरू करेंगे। पहला प्रश्न है संसाधन, यही है ना। संसाधन क्या है, तो भाई संसाधन का परिभाषा तो हम लोग है ना कि क्लास 8 से शायद हम लोग शुरू कर देते हैं। संसाधन का 7-8 में, हाँ वहां से शुरू है क्या, वो हर चीज जो हमारे काम के लिए है, जो मेरे काम को आसान बना रही है, संसाधन है। बस वो हर चीज जो मेरे लिए आवश्यक है, जो मेरे काम को आसान बनाती है, वो संसाधन है। ये भी काम को आसान बना रही है ना। अब हम ट्रांसफार्मर नहीं बने हुए, अब हम ऐसे टहल सकते हैं, कोई तार नहीं है। पहले तार था तो हम भटक रहे थे, तो वो तार इधर उधर हो रहा था, तो मेरे काम को आसान बनाया ना। अब हम यहां भी जा सकते हैं, आराम से सामान को उठा सकते हैं। हुआ सर, समझ में आ रहा है बात। अच्छा, बहुत तरह का बात है। अभी आराम से देखो, जनरली क्या होता है ना, ये सब चीज में ना आपको समझ करके ही लिखना होता है। जैसे कल पॉलिटिकल घर पे जाकर जो लोग पढ़े हैं उनको हम कह रहे हैं, सबको नहीं कह रहे, जो लोग पढ़े हैं वो समझ गए। अच्छा ये वाला प्रश्न, ऐसा फील आएगा अंदर से, और तो लिखिए लेंगे तो हाँ ये तो लिखा ही जाएगा आसानी से, बस ये टॉपिक ध्यान में रखना है। ऐसे ऐसे नहीं मन में आता है ख्याल, एकदम आता होगा, एकदम आएगा। समझ गया ना। अगर ऐसा है कि हमको लग रहा है कि हम लिख लेंगे, उसी का तो जांच करना है टेस्ट में, क्या हम लिखने योग्य है कि नहीं। यहां भी वही मिलने वाला है बाबू, यहां भी कोई खास नया चीज नहीं होने वाला है। हाँ, संसाधन का प्रकार आपको पढ़ना पड़ेगा, उत्पत्ति के दृष्टिकोण से, है ना। फिर वो होता है बाबू, निर्माण का दृष्टिकोण कैसा है, सही है। फिर मालिकाना हक के आधार पर जो 3 प्रकार होते हैं, निजी संसाधन, सार्वजनिक, 4 प्रकार होते हैं ना, एक निजी, एक सार्वजनिक, एक राष्ट्रीय संसाधन, एक अंतरराष्ट्रीय संसाधन। तो संसाधन का अलग अलग रूप हमको पढ़ना पड़ेगा। ठीक, चैप्टर खत्म हो गया, फिर उसका चैप्टर खत्म है। एक बंदे का जिक्र आता है जिस पर क्वेश्चन भी कई बार पूछता है, एक भूगोलवेत्ता, उनका नाम, भूगोलवेत्ता उस व्यक्ति को कहते हैं जो भूगोल का अध्ययन किया होता है, ठीक है ना। जिम्मरमैन नाम आएगा, उस पर क्वेश्चन भी आता है ऑब्जेक्टिव्स में। मैन क्या है इनका कथन,
हाँ, संसाधन हुआ नहीं करते बल्कि बना करते हैं ना, बना करते हैं। अब खाली लॉजिक है, सोचना है, दिमाग पर बल डालना है। देखो कैसे, बहता हुआ पानी, नदी, क्या वो संसाधन है? शेखपुरा के पास से अगर बह रहा हो और हम उसका इस्तेमाल नहीं कर रहे, कोई यूज नहीं कर रहे, तो क्या वो संसाधन बनेगा? उस समय तो नहीं है। लेकिन जब हम बोला कि नदी क्या संसाधन, तुम बोले हाँ नदी संसाधन है, तो तुम्हारे पास उसका उत्तर होना चाहिए। कैसे आप कह रहे हैं नदी संसाधन? तो सर, उस नदी के पानी को मोड़ करके सिंचाई में यूज कर सकते हैं, मछली पालन कर सकते हैं, विद्युत उत्पादन में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हम अपने आवश्यकता में उसका क्या कर दिए, इस्तेमाल कर रहे हैं, तो हम कह सकते हैं कि वो एक संसाधन है। समझ में आ रहा बात? सबसे बड़ा संसाधन अगर कोई है तो वो मनुष्य है, हम मानव, मानव संसाधन सबसे बड़ा संसाधन है, क्योंकि हम अपने आप में भी संसाधन है, प्लस संसाधनों का उपयोग भी करते हैं, यानी हम उपभोक्ता भी हैं। देखो पानी को भी हम संसाधन बोल रहे हैं ना, इसको हम संसाधन बोल रहे हैं ना, ये माइक को क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि हम इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, इसका मतलब हम इसके क्या हो गए, उपभोक्ता हो गए। मतलब हम उपभोक्ता भी हैं, समझोगे बाबू बात को? हम उपभोक्ता भी हैं तो हम स्वयं में संसाधन भी हैं। संसाधन किसे कहते हैं? वो चीज जो हमारे काम को आसान बनाए। तुम यहां पहुंच गए पढ़ने के लिए, आपको फायदा हुआ? अगर फायदा हो रहा है तो हम एक संसाधन है, हो गया। क्या आप संसाधन है अपने मम्मी पापा के लिए? जब आप डॉक्टर इंजीनियर वगैरह बन जाएंगे, वो अभी आप में क्या कर रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं। सही कर रहे हैं क्या? है ना? वो इन्वेस्टमेंट जो है, जो वो आप पर लगा रहे हैं पैसा, ये जो चीज लगाना हुआ, कहीं ना कहीं उनका दृष्टिकोण क्या है कि ये मेरा एक संसाधन है। जब आप पैसा लगाते हो तो संसाधन को क्या करते हो, खरीदते हो। मछली पालन अपने आप हो जाता है कि पहले पैसा इन्वेस्ट करना पड़ता है, इन्वेस्ट करेंगे ना पहले, तब संसाधन बनाते हैं। संसाधन होता नहीं है, बनाया जाता है। नदी का पानी बह रहा है, वो संसाधन नहीं है, लेकिन हमको ऐसा लग रहा है कि हम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जब हम उसका इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं तब वो संसाधन बन जाता है। इस पर एक प्रश्न भी आता है कि आप किस प्रकार से कह सकते हैं कि संसाधन हुआ नहीं करते बल्कि बना करते हैं? बहुत पेटेंट सवाल है सर, ये सब एनसीईआरटी का एकदम इंपॉर्टेंट सवाल हो जाता है। किन कारणों से आप ऐसा कह सकते हैं? बहुत तरह का कारण है भाई। संसाधन वो चीज जो पहले जरूरत में नहीं था, तो कहीं पे पड़ा हुआ था, कोई यूज नहीं, लेकिन जैसे ही हम उसका इस्तेमाल करने लग जाते हैं, संसाधन बन जाता है, क्योंकि वो मेरे काम को आसान बना रहा होता है। ठीक है बात? मानव एक संसाधन है, हाँ मानव भी एक संसाधन है। मानव एक सबसे उपयुक्त संसाधन में से एक कह सकते हैं, एक उपयुक्त संसाधन। क्यों? क्योंकि ये स्वयं में तो संसाधन है ही, इसके साथ साथ ये संसाधन का उपभोग भी करता है ना? निजी संसाधन, जो संसाधन का हम बात कर रहे थे, निजी संसाधन किसे कहेंगे? जिस पर किसी निजी, किसी एक व्यक्ति उसका अधिकार होता है, वो निजी संसाधन होता है। जैसे मकान, क्या वो सामुदायिक होगा क्या? नहीं। खेत किसका ये कोचिंग है, सार्वजनिक है कि निजी है? ये निजी संसाधन है। सामुदायिक संसाधन दूसरा, ये हुआ पहला निजी। यही हम लिखवाएंगे, ये सब बात जो बोल रहे हैं ना, तुम सोच लो कि कितना कैसा कैसे कैसा टॉपिक अभी हम लिखवाने वाले हैं। फिर आता है सार्वजनिक या सामुदायिक संसाधन, सभी का अधिकार बनेगा, जैसे अस्पताल, स्कूल, सड़क, है ना? इसके बाद आता है राष्ट्रीय संसाधन। राष्ट्रीय संसाधन, पहले तो बाबू सुनो, राष्ट्र के सीमा के अंदर मौजूद सभी संसाधन राष्ट्रीय ही हैं। ये कोचिंग जिसको हम निजी संसाधन बोल रहे हैं, अगर गवर्नमेंट यह चाह ले कि इधर से एक मेट्रो ट्रेन गुजारेंगे, तो वो ये इसको लेगी, इस कोचिंग को अपने अधीन ले लेगी, और उसके बाद वो यहां पर से क्या करेगी, मेट्रो रेल का ट्रैक बन, अगर वो चाह लेगी तो वो करेगी। और हम बाध्य नहीं हैं कि हम उसके खिलाफ खड़े हो जाएंगे, नहीं, क्योंकि राष्ट्रीय संसाधन का जब आप परिभाषा अपनी किताब में पढ़ेंगे, उसमें स्पष्ट तौर पर लिखा है कि किसी देश के भौगोलिक सीमा के अंदर मौजूद सभी संसाधन उस परिस्थिति में राष्ट्रीय संसाधन बन जाएंगे। निजी संसाधन वो भी राष्ट्रीय संसाधन बन जाएंगे जब बात राष्ट्रहित की होगी। समझ गए ना? जब जब बात राष्ट्र, हाँ सरकार उसके बदले में आपको मुआवजा देगी। अगर ये क्षेत्र में कुछ ये खनिज वगैरह निकल जाए
तो यहां से जाहिर सी बात है यहां मौजूद सभी लोगों को क्या करना पड़ेगा, पलायन करना पड़ेगा। अब यहां पर कुछ लोगों का जमीन है, कुछ लोगों का मकान है ना, तो वो तो निजी हो गया। तो वो आप जिस देश में रह रहे हैं उस देश के भौगोलिक सीमा के अंदर की बात हो रही है, और देश के भौगोलिक सीमा के अंदर मौजूद सब चीज किसी विशेष परिस्थिति में राष्ट्रीय संसाधन बन जाएगा। बात सिर्फ देश की भौगोलिक सीमा पर भी नहीं सीमित होता है। अगर हम अपने देश का देखें तो जो तट है ना, समुद्र तट जो बनेगा उसका भी लगभग 19.2 किलोमीटर तक का जो क्षेत्र है, कितना बोल रहे हैं, 19.2 किलोमीटर, वहां तक का क्षेत्र राष्ट्रीय संसाधन होता है। समझ में आ रहा है? सागर तट जिसको हम बोलते हैं, सागर तट से 19.2 किलोमीटर तक का क्षेत्र जो होगा वो पूरा का पूरा राष्ट्रीय संसाधन के अधीन है। खनिज निकल गया, ऑयल वगैरह अक्सर सागर वगैरह समुद्र वगैरह में निकलता है, अगर निकल गया तो वो किसके अधीन जाएगा, उस राष्ट्र के अधीन जाएगा, अगर वो 19.2 किलोमीटर तक के अपवर्जक क्षेत्र में आता है तो, मेरे आधिकारिक क्षेत्र है उतना। पल्ले पड़ रहा है बात, कुछ यहां तक समझ में आ रहा है? और अंतरराष्ट्रीय संसाधन बाबू वैसे ही है कि भाई अब आगे बढ़िए थोड़ा सा और दूर निकलिए थोड़ा सा, समझ गए ना, जहां पर अंतरराष्ट्रीय कानून लागू होगा, लेकिन आपको खनिज संसाधन के इस्तेमाल करने की आजादी, परमिशन वहां पर है। परमिशन लेकिन लेना होगा, परमिशन लेना होगा, कोई ऑर्गेनाइजेशन, एक संगठन बना हुआ होगा। 4 हैं, ध्यान रखिएगा। आधिकारिक रूप से मालिकाना हक जताने के लिए संसाधन को 4 भाग में बांटा गया। मालिकाना हक या तो निजी हो सकते हैं, या तो सार्वजनिक हो सकते हैं, या तो राष्ट्रीय हो सकते हैं, या फिर अंतरराष्ट्रीय हो सकते हैं। उपयोग के आधार पर, अगर उपलब्धता के आधार पर अगर आप देखें तो एक नवीकरणीय, एक अनवीकरणीय। नवीकरणीय किसे बोलेंगे, जिसको नया कर सकते, है ना, रीन्यूएबल, नया करने योग्य वैसे संसाधन जिसकी पुनः प्राप्ति, दोबारा से प्राप्त निकट भविष्य में संभव है। मुश्किल से 5-10 साल में आप उसको दोबारा से प्राप्त कर सकते हैं, अगर ऐसा है तो वैसे संसाधन को हम क्या बोलते हैं, नवीकरणीय। समझ में आ रहा है? जैसे लकड़ी, क्या लकड़ी एक नवीकरणीय संसाधन है? यस, आने वाले 5 साल 10 साल में हम दोबारा से वो प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन क्या पेट्रोलियम को हम नवीकरणीय बोलेंगे? नहीं, आने वाले 5-10 साल में तो हम उसको दोबारा प्राप्त कर नहीं सकते, ये हो जाएंगे अनवीकरणीय संसाधन। ये सब टॉपिक हम जल्दी जल्दी इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये सब बात हम लोग प्रीवियस ईयर में, अगर आप मेरे यहां से भी नहीं पढ़े हैं तब भी आप कहीं ना कहीं से पढ़ करके ही यहाँ पे आए होंगे, ये सब टॉपिक, है ना, इसलिए इस टॉपिक में ज्यादा रुक नहीं रहे। एक और होता है बाबू, जैव और अजैव संसाधन। जैव संसाधन उन संसाधनों को कहा जाता है जो सजीव होते हैं, तुम, हम। अजैव संसाधन उन संसाधनों को कहा जाता है जो निर्जीव होते हैं, जैसे खनिज संसाधन कह सकते हैं ना बाबू। लोहा, हेमाटाइट जो निकलता है बाबू, खनिज जिसको हम बोलते हैं, अयस्क हेमाटाइट निकला, उससे लोहा का निष्कर्षण किया जाता है, लोहा निकलता है उससे, है ना, सजीव है ये, निर्जीव है, ये भी संसाधन है, क्योंकि लोहा अगर नहीं होता तो तुम समझ सकते हो क्या नहीं होता। समझ में आ रहा है बात? तो लोहा का होना जरूरी था, तो ये संसाधन हुआ ना मेरे लिए, समझे, ये निर्जीव है, तो इसको जैव अजैव, तो बहुत तरह का अलग अलग कैटेगरी है इनका बाबू। एक कैटेगरी हो गया जैव संसाधन जो हम लोग लिखेंगे, है ना, तो दूसरा इसका हो जाएगा अजैव संसाधन, अजैव संसाधन, एक कैटेगरी ये हुआ। एक कैटेगरी हो गया बाबू प्राकृतिक संसाधन और मानव कृत संसाधन, नहीं, मानव द्वारा बनाया गया संसाधन। एक होता है निजी संसाधन, सामुदायिक या सार्वजनिक संसाधन, एक होता है राष्ट्रीय संसाधन, और एक होता है अंतरराष्ट्रीय संसाधन। और कौन सा बताएं बाबू अभी? एक होता है, हाँ, एक होता है नवीकरणीय संसाधन और एक होता है अनवीकरणीय संसाधन, है ना। इन सब के ऊपर संसाधन क्या है? यही है आज का, बस यही क्लास रहने वाला है। हम आपको लिखवाएंगे संसाधन किसे कहते हैं, फिर बताएंगे उत्पत्ति के दृष्टिकोण से, उपलब्धता के दृष्टिकोण से, इस प्रकार से हम लोग बात करेंगे और लेक्चर लिखेंगे, ठीक है। चलिए पहला प्रश्न लगाइएगा, संसाधन किसे कहते हैं?
संसाधन किसे कहते हैं, परिभाषित करें। पहला प्रश्न लगाइएगा, संसाधन किसे कहते हैं, परिभाषित करें। हम लोग यहां पे संसाधन को पूरा व्याख्या करेंगे, ठीक है बाबू। संसाधन किसे कहते हैं, थोड़ा सा फास्ट लिखिएगा तो आज ये जो टॉपिक जो सामने दिख रहा है ना, इसको खत्म कर देंगे बाबू। ये बहुत छोटा ये सब टॉपिक जो है ना, लोअर क्लास वाला टॉपिक है, तो ये सब खत्म करेंगे तब ना आगे थोड़ा बात करेंगे। यहां पर पूरा व्याख्या हम इसका करने वाले हैं एक ही बार में, ठीक है ना। चलिए लिखिएगा बाबू। लिखोगे, वे सभी वस्तुएं, वे सभी वस्तुएं, वे सभी वस्तुएं जो हमारे कार्य को आसान बनाती है, जो हमारे कार्य को आसान बनाती है, जो हमारे कार्य को आसान बनाती है, बनाती है, कॉमा, संसाधन कहलाती है। जो हमारे कार्य को आसान बनाती है, कॉमा दीजिएगा, संसाधन कहलाती है, पूर्ण विराम, पूर्ण विराम। पैराग्राफ चेंज कीजिएगा, लिखिएगा, संसाधनों का वर्गीकरण, संसाधनों का वर्गीकरण, का वर्गीकरण अलग अलग आधारों पर किया गया है। संसाधनों का वर्गीकरण अलग अलग आधारों पर किया गया है, किया गया है, अलग अलग आधारों पर किया गया है। तो अब अलग अलग आधार पे किया गया है, तो हम लोग शुरू करेंगे। कौन कौन सा आधार है ना, क में लिखिएगा बाबू। पहला, उपलब्धता के आधार पर, उपलब्धता के आधार पर, क में लिखिएगा बाबू, उपलब्धता के आधार पर, और डैश दे दीजिएगा, उपलब्धता के आधार पर और डैश दे दीजिएगा। लिखिएगा, लिखिएगा, उपलब्धता के आधार पर, लिखिए डैश दे दिए ना बाबू, लिखिएगा उसमें, उपलब्धता के आधार पर, के आधार पर संसाधन निम्नलिखित, संसाधन निम्नलिखित, निम्नलिखित दो प्रकार के होते हैं। उपलब्धता के आधार पर संसाधन निम्नलिखित दो प्रकार के होते हैं, होते हैं। रोमन में नंबर 1 लिखिएगा बाबू, प्राकृतिक संसाधन। रोमन में नंबर 1, जैसे हम बोल रहे हैं बिल्कुल वैसे ही लिखिएगा, ठीक है। रोमन में नंबर 1 लिखिएगा, प्राकृतिक संसाधन। यहां लिखा हुआ है प्राकृतिक, प्राकृतिक संसाधन, ठीक है, लिखिएगा। हाँ, प्राकृतिक संसाधन डैश दीजिएगा, उसमें लिखिएगा। लिखोगे, वैसे संसाधन, वैसे संसाधन, वैसे संसाधन जो, जो प्रकृति, वैसे संसाधन जो प्रकृति प्रदत्त होती हैं। लिख दिया यहां पे, प्रदत्त संसाधन जो प्रकृति प्रदत्त होती हैं, होती हैं, उन्हें, उन्हें, उन्हें प्राकृतिक संसाधन कहते हैं, उन्हें प्राकृतिक संसाधन कहते हैं, उन्हें प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। जैसे, जैसे हवा, जैसे हवा, कॉमा, पानी, नानी नहीं बाबू, पानी, पानी,
पानी लिख लिए, कॉमा मिट्टी, मिट्टी हो गया। चलिए रोमन में नंबर 2 लिखिएगा बाबू, रोमन में नंबर 2 लिखिएगा, मानवकृत संसाधन। रोमन में नंबर 2 लिखिएगा, मानवकृत संसाधन। यहां प्रकृति ये हो गया, ये वाला लिखा रहे मानवकृत संसाधन। देखोगे वैसे संसाधन जिसका निर्माण, वैसे संसाधन जिसका निर्माण हम मनुष्यों ने, जिसका निर्माण हम मनुष्यों ने अपनी आवश्यकता की पूर्ति हेतु किया है, अपनी आवश्यकता की पूर्ति हेतु किया है। जैसे इसकी कोई कमी है क्या? अभी पंखा चल रहा है, जैसे पंखा। साइकिल से आए हो गए तो साइकिल, टेबल भी, ये बहुत दिन से ये टेबल पे लगा हुआ है, बार बार टेबल बोलता है। टीवी, हाँ टीवी भी है। बस अब सीरियल मत लिख देना है, लिखते चलो। हो गया। चलिए अब बताओ भाई इसमें क्या पूछना है। हो गया। अगर हम आपको प्रश्न देंगे, क्या देखो प्रश्न कैसे आता है, संसाधन को परिभाषित करें तथा उपलब्धता के आधार पर संसाधन का वर्गीकरण करें। प्रश्न ऐसे है बाबू, तो संसाधन को पहले आप परिभाषित करेंगे और फिर लिखेंगे उपलब्धता के आधार पर संसाधन दो प्रकार के होते हैं, एक है प्राकृतिक संसाधन, दूसरा है मानवकृत संसाधन। हो गया बात खत्म। ठीक, अब एक हो गया उपलब्धता के आधार पर, दूसरा लिखिएगा बाबू स्रोत उत्पत्ति के आधार पर लिखिएगा। हाँ खा नंबर में, यस गुड, वेरी गुड लड़का। दूसरा अगर लड़का ना हो ना तो हम तो ऐसे ही रह जाए। उत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर अटैच दीजिएगा बाबू, लिखिएगा उत्पत्ति के आधार पर, लिख लिए बाबू, इसमें लिखवा रहे हैं डैश दे दीजिएगा, लिखिएगा उत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर संसाधन, उत्पत्ति के आधार पर संसाधन दो प्रकार के होते हैं, उत्पत्ति के आधार पर संसाधन दो प्रकार के होते हैं डैश दे दीजिएगा बाबू, क्योंकि अब मालूम ही है कि दो प्रकार के होते हैं लिखा गया है, तो दोनों प्रकार का जिक्र करेंगे। रोमन में फिर से पहला लिखेंगे बाबू जैव संसाधन, रोमन में पहला लिखेंगे जैव संसाधन और डैश दीजिएगा बाबू, डैश दे दीजिएगा, लिखिएगा सभी सजीवों की श्रेणी, सभी सजीवों की श्रेणी सभी सजीवों की श्रेणी यानी समस्त सजीव है ना, जैव संसाधन के अंतर्गत आते हैं, जैव संसाधन के अंतर्गत आते हैं, के अंतर्गत आते हैं, अच्छा जैसे गाय कह सकते हैं क्या? हाँ, गाय से हमको दूध मिल रहा होता है तो संसाधन है, और ऊपर से ये सजीव है, समझ गया ना? तो हम लोग खुद भी समझ में आ रहा है बाबू बात? तो आप चाहें तो आप जैसे में लिख सकते हैं, सजीव जितने भी हैं सब संसाधन अगर हैं, अगर आपको ऐसा लगता है तो आप उदाहरण अपने से लिख लें। संसाधन का परिभाषा तो आपको पता ही है,
वो चीज जो आपकी जरूरत को आसान बनाता है ना। चलिए, रोमन में सेकंड पॉइंट लिखिए, हो गया बाबू। रोमन में सेकंड पॉइंट लिखिएगा अजैव संसाधन। रोमन में सेकंड पॉइंट लिखिएगा अजैव संसाधन। अजैव संसाधन लिखिएगा बाबू। लिखोगे, समस्त निर्जीव संसाधनों की श्रेणी, समस्त निर्जीव संसाधनों की श्रेणी, क्या हुआ, क्या बोल रहे थे हम? समस्त निर्जीव संसाधनों की श्रेणी अजैव संसाधन है। समस्त निर्जीव संसाधनों की श्रेणी अजैव संसाधन है। संसाधन है, जैसे निर्जीव संसाधन नाम लेना होगा ना, जैसे पानी बोल सकते हैं बाबू, पानी लिखिए, पानी, मिट्टी, पहाड़, खनिज, लिखो, जैसे पानी, मिट्टी, पहाड़, खनिज इत्यादि, इत्यादि। हो गया ना बाबू? दो प्रश्न कैसे आ सकता है? संसाधन को परिभाषित करें एवं उत्पत्ति के दृष्टिकोण से संसाधन का वर्गीकरण करें। तो जब उत्पत्ति के दृष्टिकोण से होगा तो जैव और अजैव, ठीक है ना? हाँ बिल्कुल, जैसे वो तो डिपेंड करेगा। अगर 2 नंबर में है कि संसाधन किसे कहते हैं और उत्पत्ति के दृष्टिकोण से इसके कितने प्रकार हैं, तो लिखेंगे संसाधन वो हर एक चीज जो हमारे काम को आसान बनाता है, और उत्पत्ति के दृष्टिकोण से ये 2 प्रकार के होते हैं, जैव और अजैव, खत्म। अब इसमें परिभाषित करने के लिए रहेगा, नंबर का बंटवारा रहेगा किया हुआ, जैसे एग्जाम में ना आप लिख देगा वो 1+1 या 2+1 ऐसे करके लिख देगा, तो आपको समझ जाना है, फिर उसको भी परिभाषित करना है, उसको तोड़ना है। वैसे शॉर्ट में हम कहा है उतना व्याख्या करेंगे, शॉर्ट में 40, 50, 60 शब्द में तो लिखना ही होता है ना। जब व्याख्या वाला रहेगा, लॉन्ग रहेगा, तो फिर दोनों का लिखेंगे। उदाहरण तो बाबू किसी भी हाल में आप मिस नहीं कीजिएगा, एग्जाम्पल आपको हमेशा मेंशन करना होता है, ठीक है? बात यहां तक, आगे बढ़े, ठीक है। अब लिखिएगा बाबू ग नंबर में, पुनः प्राप्ति के आधार पर, पुनः प्राप्ति के आधार पर, पुनः प्राप्ति के आधार पर, अरे ये नहीं, सॉरी, यहां है ग नंबर में, पुनः प्राप्ति के आधार पर। तुम काहे पिच कर रहे हो भाई? तुमको थोड़ी ना कटकुट करना पड़ा, कटकुट तो हमको करना पड़ रहा है। उधर से पिच पच कर रहे तुम की, तुम हो कहां गया इसका वाइपर? मेरा दुपट्टा कहां गया? हर्ष तुम लिया बाबू? हाय अल्लाह, यहीं पर है। पुनः प्राप्ति के आधार पर लिखिएगा बाबू, पुनः, हाँ ये लिख लेना ग नंबर में, इसमें लिखिएगा डैश दे करके, पुनः प्राप्ति के आधार पर, पुनः प्राप्ति के आधार पर, पुनः प्राप्ति के आधार पर, के आधार पर, हम फिर से बोल रहे हैं, मेरा हर्षई का दीर्घईकार रहता है ने होने, ठीक है ना? तुम लोग तो पढ़े लिखे हो, तुम लोग देख लोगे, है ना? पुनः प्राप्ति के आधार पर संसाधन 2 प्रकार के होते हैं। पुनः प्राप्ति के आधार पर संसाधन 2 प्रकार के होते हैं। संसाधन 2 प्रकार के होते हैं। पहला लिखेंगे रोमन में, नवीकरणीय संसाधन। पहला लिखिएगा रोमन में, नवीकरणीय संसाधन। संसाधन डैश दे दीजिएगा, लिखोगे, उन संसाधनों को डैश दे करके बाबू,
उन संसाधनों को नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। उन संसाधनों को नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। नवीकरणीय संसाधन कहते हैं जिनकी पुनः प्राप्ति निकट भविष्य में संभव हो। जिनकी पुनः प्राप्ति निकट भविष्य में संभव हो। निकट भविष्य में संभव हो। पूर्ण विराम। जैसे पानी। पानी का आप जब यूटिलाइज करते हैं, देखो यहां पानी के दुरुपयोग वाला बात नहीं है, ठीक है ना। यहां बात है कि जब हम पानी का यूज करते हैं तो वो बारिश के पानी के द्वारा वो दोबारा से उसकी भरपाई हो जाती है। हवा, कॉमा देके लिखिए बाबू, हवा। जब आप इस संसाधन का इस्तेमाल करते हैं, हवा के संसाधन का, तो क्या लगता है कि घट गया, ऐसा कुछ होता है नहीं ना, वो हो गया। कॉमा दीजिए। लकड़ी, जब आप लकड़ी का इस्तेमाल करते हैं, उसके बिहाफ में 1-2 पेड़ भी लगा दीजिए तो मुश्किल से 5 या 10 साल के बाद आप दोबारा से लकड़ी प्राप्त कर सकते हैं, है ना। तो निकट भविष्य में यह भी संभव है, ठीक है। सेकंड पॉइंट लिखिएगा, पॉइंट नंबर 2, अनवीकरणीय संसाधन। अनवीकरणीय संसाधन। बाबू प्राप्ति हम सही लिखे हैं, हाँ, है ना। इन लोग ये बोल रही है रॉन्ग लिखे हैं, है ना, सही है ना। हाँ, हमको लगा कि हम ही गलत लिखे हुए हैं। हाँ, माने बार बार नहीं गलत होता, देर कौन रुकेगा। लिखिएगा, उन संसाधनों को, हाँ, बाय बाय। उन संसाधनों को अनवीकरणीय संसाधन कहेंगे जिनकी पुनः प्राप्ति निकट भविष्य में संभव न हो। जैसे बाबू पेट्रोलियम, कोयला, है ना बाबू, के आधार पर ये कौन सा हो जाएगा, घ हो जाएगा। लिखिएगा बाबू, स्वामित्व यानी मालिकाना हक, स्वामित्व के आधार पर, स्वामित्व के आधार पर, हाँ 4 है। स्वामी का मतलब समझते हैं ना, वो मालिक, तो मालिकाने हक के आधार पर अब आपको बताना है ना। अच्छा, हर व्यक्ति किसी ना किसी चीज का मालिक है। वो पेन तुम्हारा है मेरे ख्याल से, है ना, तो आप उसके स्वामी हुए, तो वो आपका निजी हुआ संसाधन, है ना। आपका कॉपी, आपका कलम, है ना, यस। लिखिएगा, स्वामित्व के आधार पर, स्वामित्व के आधार पर, स्वामित्व के आधार पर, के आधार पर संसाधन को, संसाधन को, संसाधन को, संसाधन को 4 वर्गों में बांटा गया है। स्वामित्व के आधार पर संसाधन को 4 वर्गों में बांटा गया है। तुम बांटा नहीं लिख रहे हो, तुम बाट लिखियो, तो शक्ति का मात्रक हो जाएगा बाट। फिजिक्स ले आती हो ना। 4 वर्गों में बांटा गया है। पॉइंट नंबर 1, स्वामित्व के आधार पर ना 4, पहला हो गया निजी संसाधन, रोमन में नंबर 1 पे लिखिएगा निजी संसाधन। लिखिएगा, उन संसाधनों को, उन संसाधनों को, उन संसाधनों को निजी संसाधन कहेंगे। फिर से बोल रहे हैं,
उन संसाधनों को निजी संसाधन कहेंगे जिस पर अधिकार किसी निजी व्यक्ति का हो, जिस पर अधिकार किसी निजी व्यक्ति का हो, जैसे मकान, कौमा, खेत इत्यादि कर देंगे, है ना। घर पे बैठेंगे तो बाबू बहुत सारा होता रहेगा, नहीं, मेरा कलम, मेरा कॉपी, मेरा किताब, जो मेरा 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 है वो सब आपका निजी ही होगा, है ना। हाँ, सेकंड पॉइंट पे लिखिएगा बाबू, सामुदायिक संसाधन या फिर सार्वजनिक संसाधन। सामुदायिक संसाधन या फिर सार्वजनिक संसाधन। लिखिएगा बाबू डैश दे करके। उन संसाधनों को सार्वजनिक या सामुदायिक, फिर से बोल रहे हैं, उन संसाधनों को सार्वजनिक या सामुदायिक संसाधन कहेंगे, जिस पर सभी समुदायों का अधिकार हो, जिस पर सभी समुदायों का अधिकार हो, समुदायों का अधिकार हो, और वो अधिकार बराबर होना चाहिए, है ना, ज्यादा और कम नहीं अधिकार हो। जैसे सरकारी विद्यालय, अस्पताल, वो भी सरकारी, है ना, सड़क। चलिए तीसरा लिखिएगा, राष्ट्रीय संसाधन। राष्ट्रीय संसाधन, तीसरा पॉइंट है राष्ट्रीय संसाधन। लिखिएगा बाबू, किसी देश के भौगोलिक सीमा, किसी देश के भौगोलिक सीमा किसी देश के भौगोलिक सीमा के अंदर मौजूद सभी संसाधन, किसी देश के भौगोलिक सीमा के अंदर मौजूद सभी संसाधन विशेष परिस्थिति में राष्ट्रीय संसाधन ही होते हैं। विशेष परिस्थिति में राष्ट्रीय संसाधन ही होते हैं। राष्ट्रीय संसाधन ही होते हैं। इसके अतिरिक्त समुद्र तट के पास लगभग 12 समुद्री मील, अर्थात मिल नहीं बोले हैं, मील, 12 समुद्री मील अर्थात 22.2 किलोमीटर। 12 समुद्री मील
या फिर आप उसको 22.2 किलोमीटर तक का महासागरीय क्षेत्र तक का महासागरीय क्षेत्र तक 22.2 किलोमीटर तक का महासागरीय क्षेत्र राष्ट्रीय संसाधन के अंतर्गत आता है। हाँ बोलो बाबू। 22.2 किलोमीटर तक का क्षेत्र राष्ट्रीय संसाधन के अंतर्गत आता है। पूर्ण विराम। जैसे ये निजी संसाधन है ना कोचिंग, ये राष्ट्रीय संसाधन भी हो जाएगा विशेष परिस्थिति में। हाँ, जब राष्ट्र को इसकी आवश्यकता हो जाएगी कि उसको यहां पर से कुछ बनाना है, सड़क बनाना है उसको यहाँ पे, तो जाएगा ये। हाँ, उसके बदले हमको मुआवजा मिलेगा, लेकिन वो चला जाएगा यहाँ पर से। समझ में आ रही है बात? चौथा पॉइंट लिखिएगा, अंतरराष्ट्रीय संसाधन। अंतरराष्ट्रीय संसाधन लिखिएगा, सागर तट से, अंतरराष्ट्रीय संसाधन लिखिएगा, सागर तट से लगभग 200 समुद्री मील सागर तट से लगभग 200 समुद्री मील तक का क्षेत्र उस देश का आर्थिक अपवर्जक क्षेत्र, उस देश का आर्थिक अपवर्जक क्षेत्र माना जाता है। समझ गए? आर्थिक अपवर्जक क्षेत्र माना जाता, ऐसा नहीं है बाबू टॉपिक लाएंगे लिखेंगे भाग जाएंगे, एकदम बताएंगे, पहले लिख लो ना। आर्थिक अपवर्जक, अब अपवर्ज ये जो क्षेत्र है ना, ये मेरे अधीन है। समझ गए ना? अब ये मेरा नहीं है लेकिन मेरे अधीन है, हम यहां पर अपना काम कर सकते हैं। जैसे मछली पकड़ना, जैसे धातु अगर कोई निकल जाए तो वो धातु किसका होगा? इस देश का होगा जिसके 200 समुद्री मील के दायरे में वो जगह है। समझ में आ रहा है बात? लेकिन अगर कोई दूसरा देश वहां पर हस्तक्षेप करना चाहे तो उसे परमिशन लेना होगा। समझ गए ना? पल्ले पड़ रहा है बात बाबू? बस यही है, यही अपवर्जक जो मेरे अधीन है, मेरा नहीं है बट मेरे अधीन है। अंतर समझ में आ रहा है ना? यहां तक हो पाएगा आपसे तैयारी? चार अलग अलग हैं, चार कैटेगरी है। अब इसी चीज को अगर एग्जाम में आ जाएगा, देखो बाबू ध्यान से हम क्या बोल रहे हैं। अब अगर एग्जाम में आ जाएगा तो हम इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? प्रश्न आ गया संसाधन किसे कहते हैं, इसकी व्याख्या करें। लॉन्ग में आ गया तो आपको चारों आधार पर व्याख्या करनी होती है। लॉन्ग में आ जाएगा, आपको कुछ बोला नहीं, संसाधन और इसके प्रकारों की व्याख्या करें। प्रश्न ऐसे है तो कोई लिमिटेशन है क्या? कहां पे रुकना है? कौन सा वाला पूछा पता चला क्या आपको? नहीं ना? तब आपको ऊपर में लिखना होता है ऐसा, संसाधन। ठीक, फिर आप ऐसे करोगे, यहां लिखेंगे क्या? उत्पत्ति के दृष्टिकोण से। कितने प्रकार उत्पत्ति के दृष्टिकोण से? दो। कौन कौन सा बाबू? एक है जैव संसाधन, अब दूसरा हो गया अजैव संसाधन। ये आपको ऊपर में डायग्राम ऐसा दे देना है। दूसरा कौन सा है? उपलब्धता के आधार पर, मैंने हम ऐसे लिख सकते हैं ना, उपलब्धता के आधार पर। अब ये कितने प्रकार के हैं? दो प्रकार के। एक हो गया प्राकृतिक और दूसरा हो गया मानवकृत, है ना, संसाधन। ठीक है। तीसरा वाला कौन है बाबू? स्वामित्व के आधार पर। यहां लिखेंगे स्वामित्व के आधार पर। कितने प्रकार हैं बाबू? चार। निजी, सामुदायिक, तीसरा वाला राष्ट्रीय
और उसके बाद अंतरराष्ट्रीय, और उसके बाद चौथा वाला कौन है, पुनः प्राप्ति के आधार पर। समझे? ये डायग्राम आप ऊपर में जब देंगे तो चेक करने वाले को लगेगा कि नहीं भी बंदे के अंदर डेप्थ है। डेप्थ का मतलब कि कॉन्सेप्ट को सही से ये समझा है। और अब वो क्या करेगा, पहले संसाधन की परिभाषा देगा, उसके बाद लिखेगा उत्पत्ति के दृष्टिकोण से या उत्पत्ति के आधार पर संसाधन दो प्रकार के, उसकी व्याख्या करेगा। तीन दो लाइन का तो है ही है सब। उसके बाद बात करेगा उपलब्धता के आधार पर, मानव और प्राकृतिक। उसके बाद स्वामित्व के आधार पर 4 हो गए, निजी, सामुदायिक, राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय। और उसके बाद वो बात करेगा लास्ट में क्या पुनः प्राप्ति के आधार पर नवीकरणीय एवं अनवीकरणीय। 4 नंबर आपको मिल जाएगा, 4 नंबर आप अपना लीजिए। समझ में आ रहा है हम क्या कह रहे हैं? और जब आपको स्पेसिफिकली बोल दे उत्पत्ति के आधार पर बनाना, फिर तो बहुत आसान हो गया। शॉर्ट में अक्सर ऐसा आता है, संसाधन किसे कहते हैं, उसमें से किसी एक पॉइंट को वो पकड़ लेगा कि उत्पत्ति के आधार पर इसकी व्याख्या करें, तो बस 2 नंबर आपको लेना है, तो संसाधन उत्पत्ति के आधार पर। लेकिन जब संसाधन किसे कहते हैं, इसके प्रकारों की व्याख्या करें, ये जरूर ऊपर में बना देना है, उसके बाद व्याख्या शुरू करेंगे। समझ में आ रहा है बात? तो ये बनाने के लिए नोट करना है देख के, क्या ये तो आप बना सकते हैं ना, इसे ट्री बना सकते हैं। तो नीचे में आराम से एगो ट्री, टाइम है क्या हम लोगों के पास अभी, बताओगी बाबू? हो गया है, आप ट्री इसको घर पे आराम से बना लीजिएगा, ठीक है। कल हम लोग इसको कंटिन्यू करेंगे, है ना। 19.2 किलोमीटर नहीं, हम शायद 19.2 बोल दिए ना, वो 22.2 किलोमीटर है। अभी हम लिखवा दिए ना 22.2। हाँ, किताब में हमको लगा देखने में कभी हम पढ़े होंगे कहीं, या हम गलत पढ़ लिए होंगे, 19.2 किलोमीटर बोल दिए, शायद लेक्चर के दौरान हम बोल दिए ना। नहीं, 22 में था 19, बोले ना कहीं कहीं पढ़े हैं वो 19, एनसीईआरटी में शायद 19.2 किलोमीटर है, बट भारतीय भवन 22.2 दे रहा है, क्योंकि हम लोग भारतीय भवन से पढ़ रहे हैं ना, और 2020, 21, 22 वगैरह का अपडेटेड बुक है, इसलिए हम लोग 22.2 ही रखेंगे। इसलिए देखो हम लेक्चर में 19.2 बोला, लेकिन लिखवा दिया आपको हम 22.2। उसमें 19 है, कहाँ है? अच्छा, इस किताब में है, देखो ये कब का अपडेट किया हुआ है किताब, हर्ष के किताब में, हर्ष का किताब जो है ये 22 वाला है ना, 16 का है, बहुत पुराना है। कब का है अपडेट, है ना, ये देखिए 22.2 है बाबू इसमें भी, ये 22 का अपडेट भी है। ठीक ठीक है, किताब से ही पढ़ाया गया भाई, इतना टेंशन वाली बात नहीं है, या अल्लाह, किताब से ही है, किताब से ही है ना। वही तो हम बोल रहे हैं कि मेरे पास जो किताब है वो पुराना है, तो उसमें 19.2 किलोमीटर का आ गया, आपके पास अपडेटेड है, इनके पास अपडेटेड था, उसमें 22.2 था, तो 22.2 लिखवा दिया, ठीक है ना। मिले? अब कल से आपका सभी क्लास रेगुलर होगा, समझ गए ना, इंग्लिश भी होगा और वो भी होगा, दोनों चीज चलेगा। टाइम आपका यही रहेगा जो टाइम अभी है, लेकिन क्लासेस आपका 1.5 घंटा सुबह में होगा, ठीक है। चलिए, हाँ शाम में, कल ना, हाँ जी, कल से रेगुलर रहेगा क्लास। निकलिए बॉस।